नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी जो बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होने वाली है। तो आज जो अपने दूसरा चैप्टर है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में हमने पढ़ लिया, और दूसरे चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने जो उसकी मूलभूत आधारभूत जानकारी, जो सामान्य जानकारियाँ जो उनके बारे में जाना था, पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि स्टोन एज को पढ़ने से पहले जो इतिहास के बारे में जो जानकारी, इतिहास की परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो इस चैप्टर के अंदर जो इसका नाम है पूर्व ऐतिहासिक भारत जिसे कहते हैं, जो पूर्व ऐतिहासिक, तो इस नाम में भी आप कहीं कंफ्यूज मत होना। जो पूर्व ऐतिहासिक यानी पूर्व प्लस ऐतिहासिक, इसका जो मैंने विभाजन किया ये जुड़ा हुआ नाम है। जो ऐतिहासिक जो लिखित जो इतिहास शुरू होता है उससे पहले का जो काल है पूर्व ऐतिहासिक भारत यानी इंडियन प्री हिस्ट्री, तो उस काल के बारे में पढ़ रहे। उसके दौरान हम जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, जो पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल और जो पूर्व पाषाण काल, मैंने जो आपको विभाजन लिखवाया है जो पाषाण काल का, स्टोन एज का, उसके तहत जो पाषाण काल है उसे ही पूर्व पाषाण काल कहा जाता है, उसे ही पूरा पाषाण कहा जाता है। अगर अंग्रेजी मीनिंग की बात की जाए तो अंग्रेजी वर्ड इनके लिए पैलियोलिथिक ही यूज होता है, जो आपकी बुक में भी लिख रखा है। पैलियोलिथिक एज एवं मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, इनके बारे में हम जानेंगे। पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियाँ एवं कंदरा कला। कंदरा का मतलब होता है गुफा, जिसे रॉक यहाँ पे दिया हुआ है, रॉक आर्ट यानी जो गुफा कला। गुफाओं में जो पाषाणकालीन मानव के द्वारा जो पेंटिंग्स की गई थी, जो पशुओं के चित्र बनाए गए थे और शिकार करते हुए पशुओं के, तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल को आखेटिक एवं खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। आखेट यानी शिकार होता है, क्योंकि इस समय जो मानव जो है अपने जीविकोपार्जन का साधन तो वह शिकार को मार के ही करता था। पशु पक्षियों को मार के यहाँ वह खाने का सामान जुटाता था, यानी खाद्य संग्रह को वह खाने की वस्तुएं जो एकत्रित कर लिया करता था, इसलिए इसे आखेटिक एवं खाद्य संग्रह युग भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के दौरान जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो जितनी भी रिसर्च हुए हैं, खोज जिसे अनुसंधान भी कहते हैं, अन्वेषण भी कहा जाता है। तो कौन कौन से जो इतिहासकारों, और अगर बात की जाए पुरातत्ववेदाओं के द्वारा, पुरातत्ववेदों ने कौन कौन सी खोजें की है यहाँ, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत कब से होती है? जो पाषाण काल के बारे में जो रिसर्च शुरू होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्ववेद जो उनके द्वारा 1863 ईस्वी में एक जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भूवैज्ञानिक भी होते हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये क्या है? इनके द्वारा जो मद्रास का क्षेत्र पल्लवरम, वहाँ से एक हैंडेक्स को खोजा जाता है। हैंडेक्स बोले तो हस्तकुटार बोले तो जो पत्थर की जो कुल्हाड़ी होती है उसको खोजा जाता है, जो पुरापाषाण कालीन जो मानव के द्वारा प्रयोग में की गई हुई थी। और इससे पहले कहते हैं जो रिवात पंजाब में है, और पंजाब में भी यहाँ कुछ इससे पहले जो पुरापाषाणकालीन औजार को खोजा गया था, लेकिन उसके साक्ष्य अस्पष्ट थे। सबसे पहले स्पष्ट साक्ष्य जो दक्षिण भारत में मद्रास है, पल्लवरम क्षेत्र में, या रॉबर्ट बुश के द्वारा जो एक हस्त कुठार को खोज लिया जाता है, जिसे हाथ की कुल्हाड़ी कहते हैं, जो पुरापाषाणकालीन मानव के द्वारा औजार के रूप में प्रयोग की गई थी। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो पुरापाषाणकालीन जो औजारों की खोज में जो अन्य विद्वान, जो अन्य इतिहासकार और वैज्ञानिक लगे हुए थे पुरातत्ववेदा, तो उनकी बात की जाए तो किंग, ओल्डहम, हैकेट, विन, ब्लेनफर्ड आदि के द्वारा भी कई पुरापाषाणकालीन औजारों को खोजा गया। अब बात करते हैं इनकी जो साइट्स, कौन कौन
कौन कौन सी जगहों से हमें जो पुरापाषाणकालीन मानव के द्वारा प्रयोग में किए गए औजार प्राप्त होते। तो आपको बता दूं, पुरापाषाणकालीन अपने जो जायल और डीडवाना है यहाँ पे, यहीं से भी, नागौर से भी प्राप्त होते, राजस्थान में भी कई जगह से प्राप्त होते। तो मुख्य साइटों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुख्य साइट अगर देखी जाए, स्थल देखे जाए जहाँ से पुरापाषाणकालीन औजारों की हमें प्राप्ति होती है, तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों से होती है, मध्य प्रदेश में कई जगहों से होती है, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, जो बम्बई है, और ये कई रियासतें भी रहती है, मैसूर, हैदराबाद, ढेनकालन, रीवा, टलेचर, ये रियासतें जो स्वतंत्र भारत होता है, जब आज़ाद भारत, उस समय जो देशी राजाओं का जिन क्षेत्रों पर राज था, उन रियासतों के ये नाम है। इन क्षेत्रों से भी हमें क्या होता है कि पुरापाषाणकालीन औजार मिलते हैं, और पुरापाषाणकालीन इतिहास जो के बारे में जो अनुसंधान और जो खोजें अधिक बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं 1930 ईस्वी में होते हैं जो इतिहासकार और कोई वैज्ञानिक होते हैं, माइल्स बर्किट। इनके द्वारा क्या जाता है कि साउथ इंडिया, यहाँ इसका मतलब है साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में जो पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की जाती है, और पुरापाषाण के इन औजारों के बारे में इनके द्वारा अनुसंधान किया जाता है, उनकी जो व्याख्या की जाती है कि किस तरीके के औजार है, किसके द्वारा कैसे कैसे औजार है, उनका विभाजन यहाँ किया जाता है। और इनके द्वारा ये भी बात बताई जाती है कि सबसे पहले जो भारत में मानव का उद्भव देखने को मिलता है, मानव द्वारा प्रयोग किए औजारों का जो देखने को मिलता है, तो वो दक्षिण भारत में ही सबसे पहले कहते हैं कि मानव जाति का उद्भव हुआ, और वह दक्षिण भारत से धीरे धीरे यहाँ उत्तर भारत की तरफ आए। तो ये मानना है माइल्स बर्किट का। किसका मानना है? माइल्स बर्किट का ये मानना है। अब बात करते हैं 1932 से 35 ईस्वी तक एक जो डी टेरा और पीटरसन जो महोदय होते हैं, जो कैम्ब्रिज और येल यूनिवर्सिटी से, यानी जो जो अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक जो विद्वानों का दल आता है, और भारत में वो पुरापाषाणकालीन समय से संबंधित जो रिसर्च के लिए आता है, और उसके द्वारा जो पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज इनके द्वारा की जाती है। तो ये दल जो हिमालय पर्वत है वहाँ जाता है, और जो सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ हैं जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ इसके द्वारा खोज और अनुसंधान किया जाता है। और उसी समय एक जो साइट्स है बुर्ज होम, जो कश्मीर की साइट है, जहाँ गर्त आवास यानी जो ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाकर जो मनुष्य पहले रहते थे, उनके और कई हड्डियों के अवशेष यहाँ उनके द्वारा खोज निकाले जाते हैं। ये जो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन यहाँ देखने को मिलती है खोज और अनुसंधान डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में। अब बात करते हैं जो इनका जो भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर अनुक्रम जो क्रम कौन सा है और कौन कौन सी साइट है, उसके अनुसार भारत में जो पाषाणकालीन स्थलों का विभाजन किया गया है, तो उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टुअर्ट पिगट महोदय हैं, इनका नाम आता है इसमें, स्टुअर्ट पिगट महोदय। इनके द्वारा क्या किया गया, उत्तर और दक्षिण भारत के औजारों में विभिन्नता दर्शाई गई, और उनमें जो अंतर था उसको स्पष्ट कर दिया जाता है पिगट महोदय के द्वारा। और इसके आधार पर उत्तरी और दक्षिण भारत की जो पाषाणकालीन संस्कृति और सभ्यता है, उसमें अंतर करते हुए उनका विभाजन पिगट महोदय के द्वारा कर दिया जाता है। और पिगट महोदय का ये भी मानना था कि जो शुरुआती दौर में जो मनुष्य, जो मानव है, मानव जो नदियों, झीलों के आसपास ही रहता था, और पर्वतों की गुफाओं में ही आवास किया करता था, और उन क्षेत्रों से ही उनके जो उपयोग में लिए गए औजारों के प्रमाण अपने को देखने को मिलते हैं। और स्टुअर्ट पिगट महोदय और कई इतिहासकारों का कहना है कि जो सिंधु और झेलम नदी है, जो वर्तमान में जो झेलम नदी है, झेलम चिनाब ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, और सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए भी आती है। तो उस सिंधु नदी के आसपास है, शुरुआती दौर में लगभग 5 लाख वर्षों पूर्व मानव का उद्भव कई इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो है पुरातत्वविद है, उन्होंने बताया है कि 5 लाख वर्ष पूर्व है यहाँ जो भारत में अगर कहीं मानव के साक्ष्य देखने को मिलते हैं तो वो यहीं देखने को मिलते हैं, सिंधु और झेलम नदी के किनारे पर देखने। क्योंकि जो प्राचीन समय में मानव है, ताकि उसको आसानी से पानी उपलब्ध हो जाए, और धीरे धीरे उन्होंने जो कृषि की शुरुआत की नदियों के आसपास ही की है, तो इसी वजह से वे नदियों के किनारे हैं और जो झीलों के किनारे वहीं पे अपना आवास बनाते थे।
और बात करें तो जो पर्वत है, पर्वतों के अंदर शुरुआती दौर में वो गुफाओं में रहते थे। अब बात करते हैं ये जो मानव है, पुरापाषाण कालीन जो रिसर्च है, अनुसंधान के बारे में हमने पढ़ा है, और जो इसका जो भौगोलिक विभाजन कर दिया गया है, भौगोलिक विभाजन जो अपने सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से और औजारों को आधार मानते हुए, औजार अवशेषों के जो आधार पर मानते हुए भौगोलिक विभाजन पांच भौगोलिक विभाजन किए गए भारत में। तो पांचों की बात करें तो चार तो दिशाओं के आधार पर किए गए, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, और पांचवा मध्य भारत। ये आसानी से याद होने वाला है। तो इसके आधार पे जो भौगोलिक विभाजन यहाँ कर दिया जाता है। और अब इन भौगोलिक विभाजनों के आधार पे हम पढ़ेंगे कि उत्तर भारत में कौन कौन से साइट्स स्थल मिलते हैं और वहाँ से कौन कौन से औजार मिलते हैं। तो औजारों की बात करें तो औजार धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। जो क्लेवर है, जो विदारणी जिसे कहते हैं, और ये बात मैंने आपको नहीं बताई, जो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने जो उत्तर और दक्षिणी भारत के औजारों को जो स्पष्ट किया, तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में फ्लैग टूल्स यानी फ्लैग ट्रेडिशन, यानी जो फलक संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। फलक संस्कृति क्या होती है? फ्लैग टूल्स जो यानी फलक सल्क उपकरण जिसे कहा जाता है, यानी जो एक पत्थर को तोड़ते हुए अगर बात की जाए तो इस पत्थर को जैसे तोड़ दिया गया है पत्थर को, और ये जो क्षेत्र यहाँ से निकलता है पत्थर का तो उसके आधार पे जो टुकड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है उसे ही फ्लैग कहा जाता है। और बात की जाए दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में इस तरीके के औजार मिलते हैं, और कोर जो दक्षिण भारत है उसमें जो कोर टूल्स मिलते हैं, कोर उपकरण जिन्हें कहा करते हैं। तो कोर उपकरण को अगर देखा जाए तो ये मूल पत्थर है, इसी से छंटनी करते हुए, इसके पत्थरों को निकालते हुए एक जो आकार देते हुए जो किसी तरह का एक उपकरण बन जाता है, उसे कोर टूल्स कहा जाता है। यानी उत्तर भारत में ज़्यादातर जो मानव द्वारा पत्थर के औजार प्रयोग में लिए गए वह फ्लैग टूल्स है, जो मूल पत्थर को तोड़ते हुए छोटे छोटे टुकड़ों से जो मांस को चीरने के लिए बनाए जाते हैं। और दक्षिण भारत में जो मूल पत्थर को तोड़ते हुए मूल पत्थर को औजार के रूप में प्रयोग लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हमने जो पुरापाषाण कालीन है, जो पैलियोलिथिक एज है, उससे संबंधित जो अनुसंधान, रिसर्च, खोज के बारे में पढ़ा है। और इस पुरापाषाण कालीन जो औजार है उनके आधार पर और अनुसंधान खोजों के आधार पर इसका जो 5 भौगोलिक भागों में विभाजन यहाँ कर दिया जाता है। अब हम निरंतर उन भौगोलिक भागों में होने वाली खोजों और उनमें मिलने वाले औजारों के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ कौन कौन से, जो उत्तर भारत में कौन कौन से जो साइट्स मिलती है, अपने को स्थल मिलते हैं जहाँ पुरापाषाण कालीन औजार मिलते हैं, और दक्षिण भारत में कौन कौन सी साइटें मिलती है, और पूर्वी भारत में कौन कौन सी साइट्स, पश्चिमी भारत में, मध्य भारत में कौन कौन से स्थल मिलते हैं जहाँ से हमें पुरापाषाण कालीन औजारों के बारे में जानकारी मिलती है। और पुरापाषाण कालीन संस्कृति यानी उस पुरापाषाण काल के मानव को किस तरीके से रहन सहन था, क्या खान पान था, और कैसे वे अपना जीवन यापन करते, उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और आप जो कमेंट्स के माध्यम से कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। और किसी चीज़ को आपको विस्तृत रूप में जानना हो या अन्य जानकारी चाहिए तो आप निसंकोच मुझसे पूछिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।